जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडियन सोल्जर ट्रेड्समैन का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उसको पहले देख लें। इसमें कुल होते हैं आपके 50 प्रश्न, जिसको करने के लिए आपको मिलता है कुल 1 घंटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पार्ट जो है हमारा जनरल नॉलेज माने सामान्य ज्ञान का। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा द आर्यंस वर सेटल्ड इन। आर्यन कहाँ बसे हुए थे, मतलब जब आर्यंस हमारे इंडिया की तरफ आए तो सबसे पहले कहाँ आए थे? जो हमारे आर्यंस थे वो सबसे पहले आए थे हमारे पंजाब या सिंध के प्रांत में। तो हम पंजाब बोलते हैं उसको। आर्यन जो थे वो आपके ईरानियंस कहा जाता है उनको, जो आपके लगभग लगभग 1500 बीसी में आए थे। ये बात पता होनी चाहिए कि आर्यंस को खेती करनी नहीं आती थी, तो वो क्या करते थे, वो जानवरों को पाला करते थे और ज्यादातर घोड़ों को, जो उनके फेवरेट थे। तो आर्यंस कहा सबसे पहले वो आए थे आपके पंजाब में। दोस्तों इसका उत्तर क्या है आपका? बी, पंजाब। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे प्रश्न तरफ, जो कि हमारा अगेंस्ट होम वॉज द वॉर ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस फाउट। मतलब अमेरिकन स्वतंत्रता की लड़ाई किस देश के खिलाफ लड़ी गई थी? तो ये आपकी लड़ी गई थी ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ। 1775 से लेकर 1783 के बीच में ये लड़ी गई थी और इसी लड़ाई को यूएस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। इसका उत्तर क्या है आपका? डी, ग्रेट ब्रिटेन। आइए बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न तरफ, जो कि हमारा व्हेन द मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ, उसको क्या बोलते हैं? जब भी आपका जो चांद है वो सूरज और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सूर्य ग्रहण। मतलब चंद्रमा की परछाई उस समय पूरी पूरी पृथ्वी पर गिरती है, तो इसको हम बोलते हैं सोलर एक्लिप्स, मतलब सूर्य ग्रहण। एक साल में लगभग लगभग 2 से 5 बार सूर्य ग्रहण लगता है। तो इसका उत्तर है आपका सी, सूर्य ग्रहण। आइए बढ़ते हैं हमारे चौथे प्रश्न पर, जो कि है हमारा विच इज द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो अगर बात करी जाए डीपेस्ट ओशन की तो वो है आपका पैसिफिक ओशन। प्रशांत महासागर को आप डीपेस्ट ओशन बोलते हो। ऐसा कौन सा पॉइंट है जो सबसे गहरा पॉइंट है? जो सबसे गहरा पॉइंट है वो है आपका मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच जो आपका पॉइंट है ये सबसे गहरा पॉइंट है, सबसे गहरा है। और कितना गहरा है? ये लगभग लगभग 7 मील जितना गहरा है। इसका उत्तर है आपका ए, पैसिफिक ओशन। आइए बढ़ते हैं हमारे पांचवें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा हाउ मेनी आइसलैंड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। वैसे ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी है कि प्रेजेंट में कितने आइसलैंड है। तो अगर मैं प्रेजेंट में बात करी जाए तो इसका आंसर है 572। तो 572 आइसलैंड्स आपके बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है। तो इसका उत्तर है आपका बी, 572। आइए बढ़ते हैं हमारे छठे प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा हाउ मेनी आर्टिकल्स आर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में कुल कितने लेख हैं? तो भारत के संविधान में जब बनाया गया था तब तो थे 395, मतलब 395 आर्टिकल्स थे, जो कुल आपके 22 पार्ट और 8 शेड्यूल में बटे हुए थे। ये कब की बात है? जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और हमारा पहला गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 में जब हमने अपने संविधान को पेश किया था, तो उस समय उसके अंदर 395 आर्टिकल्स थे। बट अगर मैं बात करूं प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो है 448 आर्टिकल्स। ये कब तक की काउंटिंग है? ये काउंटिंग है आपकी जनवरी 2021 तक की काउंटिंग। अभी तक टोटल 448 आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुके हैं, जो कुल आपके 25 पार्ट में और 12 शेड्यूल में बटे हुए। ठीक है, तो इसका उत्तर तो आपका है ए, 395। अगर बात की जाए प्रेजेंट की तो वो 448 है, आपको पता ये भी होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं हमारे सातवें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन। इनमें से कौन सा ऐसी भाषा है जो संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो अगर बात करी जाए यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो कुल यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो है हमारी 6। वो क्या क्या है? वो है आपकी अरेबिक, ठीक, दूसरी है आपकी चाइनीज, तीसरी है आपकी इंग्लिश, चौथी है आपकी फ्रेंच, पांचवी है आपकी रशियन, और जो लास्ट है वो है आपकी स्पेनिश। तो हमसे अगर पूछा जाए कि कौन सी नहीं है, तो इनमें से ऑप्शन में आपकी जो है जर्मन नहीं है, तो इसका आंसर है ए।
ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड एट। हमारा इसरो का सेंटर कहाँ पे है? तो हमारा जो इसरो का सेंटर है वो है हमारा बैंगलोर में। इसको बैंगलोर में कहाँ पे? बैंगलोर में अंतरिक्ष भवन नाम से है जो हमारा इसरो का सेंटर है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में करी गई थी। किसके देखरेख में? तब हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई के अंतर्गत में इसकी स्थापना करी गई थी बैंगलोर में। इसका उत्तर है आपका बी, बैंगलोर। आइए बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न तरफ, जो कि हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी मतलब एनडीए कहाँ पे है? तो अगर बात करी जाए एनडीए की, तो हमारा जो एनडीए है वो हमारा पुणे में है। एनडीए की स्थापना हमारा 1954 में 1954 में पुणे के खड़गवासला में की गई थी। ये क्या है? ये आपका इंडियन आर्म्ड फोर्स की एक एकेडमी है। ठीक है, पुणे कहाँ पे? आपका पुणे आपका महाराष्ट्र में है। तो इसका उत्तर है आपका सी, पुणे। आइए बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न तरफ, जो कि हमारा ऑस्कर अवार्ड इज गिवन फॉर। ऑस्कर अवार्ड किसे दिया जाता है? तो ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है आपका फिल्म के लिए। ठीक है, तो अगर बात की जाए कि कौन से ऐसे इंडियन है जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला हुआ है, तो नॉमिनेट तो हमारे बतेरे इंडियन हुए हैं, लेकिन मिला किसको है? मिला है आपका 1983 में मिला था आपका भानु अथैया को, और 2009 में मिला था आपका ए आर रहमान एंड गुलजार को। तो ये दो लोग, ये तीन लोग हैं जिनको आपका ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। तो इसका उत्तर क्या है आपका ए, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री में या उसके रिलेटेड चीजों में दिया जाता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 11वें प्रश्न तरफ, जो कि हमारा द लार्जेस्ट गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा गोल्ड कौन सी कंट्री प्रोड्यूस करती है? तो इसका उत्तर है आपका चाइना। चाइना सबसे ज्यादा, चीन सबसे ज्यादा आपका प्रोडक्शन करती है। कितना करती है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। चाइना आपका जो करती है वो करती है लगभग लगभग देखा जाए तो 383.2 टन। इसी तरीके से और भी ऑप्शन में कुछ है। सेकंड नंबर पे आपकी आती है रशिया। रशिया कितनी करती है? रशिया करती है आपका 329.5 टन। ये प्रेजेंट क्या है? करंट का डाटा है ये। फिर ऑप्शन में हमारे यूएस भी दिया गया है, तो यूएस करता है हमारा 200.2 टन। चौथा है हमारा कनाडा। ऑप्शन में कनाडा है, तो कनाडा हमारा जो करता है वो करता है हमारा 182.9 टन। और एक ऑप्शन में हमारे और भी है, वो है ब्राजील। तो मैं उसको बता देता हूँ आपको। जो ब्राजील है वो करता है आपका 106.9 टन। तो इसका उत्तर क्या है हमारा? इसका उत्तर है हमारा सी, चाइना सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करता है। आइए बढ़ते हैं हमारे 12वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है कायक क्या है? कायक क्या होता है? कायक आपका एक नाव का एक रूप कहा गया है। कायक क्या होती है? ये बहुत छोटी होती है, पतली होती है, इसमें सिर्फ कुछ ही लोग बैठ सकते हैं, और इसका इस्तेमाल ज्यादातर खेल पर्पज से है। आपने बोट रेसिंग सुना होगा, तो उस टाइम पे जो बोट का इस्तेमाल जाता है उसको कायक बोलते हैं। इसका उत्तर है आपका बी, कि ये बोट से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हमारे 13वें प्रश्न तरफ, जो कि हमारा पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाया करते थे? मतलब ये किससे जुड़े हुए हैं? तो जो आपके पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, ये आपके संतूर वाद्य से जुड़े हुए हैं। संतूर आपका संगीत वाद्य होता है जिससे जुड़े हुए हैं। तो अगर मैं बात करी जाए आपके पंडित शिव कुमार शर्मा जी की, तो इनका जन्म जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, और इनको संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा संतूर बजाने के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। वैसे इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। तो इसका उत्तर है हमारा ए, संतूर। आइए बढ़ते हैं हमारे 14वें प्रश्न तरफ, जो कि है हमारा हु वाज द ऑथर ऑफ नॉवल गोदान। ये तो मेरे ख्याल से सबको ही पता होगा कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन थे। जरा बताइए कौन है इसके उत्तर? तो इसका उत्तर है हमारा मुंशी प्रेमचंद जी। जो प्रेमचंद जी थे वो गोदान के राइटर थे, मतलब जो गोदान नाम की उपन्यास थी उसका लेख इन्होंने ही लिखा था। गोदान जो है वो आपकी पहली बार 1936 में पब्लिश हुई थी। तो 1936 में गोदान पहली बार पब्लिश हुई थी। गोदान का मतलब क्या होता है? गोदान का मतलब होता है गाय का दान, मतलब गिफ्ट ऑफ काउ। ठीक, तो इसका उत्तर क्या है आपका बी, मुंशी प्रेमचंद। आइए बढ़ते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन पर, जो कि हमारा मॉडर्न इकोनॉमी इज वन ऑफ द। आधुनिक अर्थव्यवस्था क्या है? तो जो आपकी मॉडर्न इकोनॉमी है वो एक तरीके की ओपन इकोनॉमी यानी खुली अर्थव्यवस्था है। अच्छा, ये ओपन इकोनॉमी क्या होती है? ओपन इकोनॉमी वो होती है जो अदर कंट्रीज के साथ डील करती है काफी अलग अलग मेथड से। तो आपकी ओपन इकोनॉमी यही होती है। तो इसका उत्तर है आपका डी, ओपन इकोनॉमी। आइए बढ़ते हैं हमारे 16वें प्रश्न तरफ, जो कि हमारा द बैटल ऑफ प्लासी वाज फाउंड इन। बड़ा फेमस युद्ध है ये। प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी और किसके बीच में लड़ी गई थी?
तो जो प्लासी की लड़ाई है वो 1757 में हमारे बंगाल के नवाब जो उस टाइम पे थे वो थे आपके सिराजुद्दौला जी और आपके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। अगर एग्जैक्ट डेट में आपको बताऊं तो 23 जून 1757 में ये लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई के बारे में इतिहास के तौर पे बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या थे? सिराजुद्दौला जो बंगाल के नवाब थे उनकी ये लड़ाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हुई थी। इसके बारे में आपको कुछ फैक्ट बताता हूँ। 1756 में सिराजुद्दौला ने जो कलकत्ता एक प्रांत था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ले लिया था। उसका भी गुस्सा था उनके पास। तो उनके जो जनरल क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव, उनको बुलाया गया। वो साउथ में उस टाइम पे उनकी पोस्टिंग थी। एक तरीके से जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने सोचा कि कैसे हम सिराजुद्दौला को हरा सकते हैं। तो उन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया और उन्होंने सिराजुद्दौला का एक वफादार सैनिक या उनका मंत्री की तरह मीर जाफर उनको अपने साथ में ले लिया। उनको लालच दिया कि अगर तुम हमारा साथ दोगे हराने में तो अगले बंगाल के नवाब तुम बन जाओगे। उसने हाँ बोल दिया। तो इस तरह जब लड़ाई लड़ी गई थी 23 जून 1757 में तो सिराजुद्दौला जी हार गए थे। कैसे हार गए थे? क्योंकि उनके साथ धोखा हुआ था। मीर जाफर ने धोखा दिया था जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गए थे और इसके बाद जो बंगाल का पूरा हिस्सा था वो सारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंट्रोल में हो गया था। नवाब तो मीर जाफर था बट वो काम तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के अंडर ही करता था। इसका उत्तर है आपका ए 1757। ये बहुत फेमस युद्ध है, याद रखिएगा इसको हमेशा के लिए। आइए बढ़ते हैं हमारे 17 प्रश्न तरफ जो कि हमारा गुड फ्राइडे एसोसिएटेड विद। गुड फ्राइडे किससे जुड़ा है? आप सबने सुना होगा गुड फ्राइडे आपका आता है, जैसे इसको क्रिश्चियन लोग ज्यादा मनाते हैं। ये होता क्या है? ये जुड़ा है आपका द पैशन, क्रूसिफिक्शन एंड डेथ ऑफ क्राइस्ट। ईसा मसीह का जुनून, उन्हें सूली पर चढ़ाना और उनकी मृत्यु से, ये उससे जुड़ा हुआ है। क्या गुड फ्राइडे अच्छी चीज है? नहीं, गुड फ्राइडे एक सैडनेस का दिन है क्योंकि इनका मानना है कि उसी दिन उन्हें आपके जो ईसा मसीह थे उनको सूली पर चढ़ाया गया था। तो इसका उत्तर है आपका सी, द पैशन, क्रूसिफिक्शन और डेथ ऑफ क्राइस्ट। आइए बढ़ते हैं हमारे 18वें क्वेश्चन जो कि हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? तो जो हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसको 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आपने मेजर ध्यानचंद जी का नाम सुना होगा। उनकी बर्थ डेट से हम 29 अगस्त है उसी से नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं। यही ऐसा दिन है आज के समय में जब कोई फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज को अवार्ड दिए जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा खेल में, जैसे या अर्जुन अवार्ड हो गया, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हो गया, ध्यानचंद अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ये सारे अवार्ड इसी दिन बांटे जाते हैं। अब इसकी सेरेमनी होती कहाँ है? इसकी सेरेमनी होती है राष्ट्रपति भवन में। ठीक, तो इसका उत्तर है आपका ए 29 अगस्त। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे 19वें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा वेयर इज द बिगेस्ट मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी लोकेटेड इन इंडिया। सबसे बड़ी मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ पे है इंडिया में? तो इसका उत्तर है आपका पुणे में। मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी करती क्या है? ये वो होती है जो आपको मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन बताती है, मतलब मौसम विभाग के बारे में दिखाती है। वैसे तो इसका जो केंद्र है, जो इसका आपका हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली में है, बट अगर मैं बात करी जाए आपकी लेबोरेटरी की तो वो आपका पुणे है। इसका उत्तर है आपका बी, पुणे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हमारे 20वें प्रश्न जो कि हमारी है बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। इनमें से ऐसी कौन सी बर्ड है जो फ्लाई नहीं कर सकती? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? कोयल, तोता, मोर और कीवी। कोयल उड़ती है, तोता भी उड़ता हुआ आपने देखा होगा, मोर भी देखा होगा। तो कीवी ऐसी बर्ड है जो नहीं उड़ सकती। कुछ रीजन भी होगा कीवी क्यों नहीं उड़ सकती। कीवी इसलिए नहीं उड़ सकती क्योंकि इसके जो पंख होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और ये पंख लूज करती है, मतलब इसके जो पंख थोड़े कम होते रहते हैं, तो इसलिए ये उड़ नहीं पाती। तो इसका उत्तर है आपका डी, कीवी। कीवी आपका उड़ नहीं पाती। यहाँ आपका पहला पार्ट जनरल नॉलेज का खत्म होता है। दोस्तों, आप सभी की रिटन एग्जाम अर्थात लिखित परीक्षा को और भी अच्छे तरीके से संपन्न करने के लिए, अच्छे मार्क्स लाने के लिए स्टडी एंड अपडेट्स आप सभी के लिए अध्ययन सामग्री लाया है जो कि पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कराए जाते हैं। चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको मैं दे देता हूं। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय सेना के मॉडल प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है पीडीएफ के रूप में, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ट्रेड्समैन, जीडी, टेक्निकल, क्लर्क एवं नर्सिंग सहायक के प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, कुल 50 प्रैक्टिस सेट्स के लिए आपको 51 से लेकर 55 रुपीज के बीच चार्ज किया जाता है। इस पीडीएफ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। इसमें आपको 50 मॉडल सेट मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, जिसमें कि प्रत्येक मॉडल सेट में 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप नोट्स, ठीक है, अध्याय पर नोट्स चाहते हैं चैप्टर वाइज, तो वो भी आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में अवेलेबल है, उनके पीडीएफ अवेलेबल हैं और उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ठीक है, इसमें आपको जीके, साइंस में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ,
रीजनिंग, इन सभी के नोट्स अवेलेबल करा दिए गए हैं। आप लिंक के थ्रू जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। उचित मूल्य आपको पे करना पड़ेगा, मूल्य पे करेंगे, पीडीएफ आपके ईमेल पे आ जाती है। ठीक है, चलिए एक बार मैं उस स्टोर को दिखा देता हूँ जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। तो देखिए ये स्टडी एंड अपडेट्स का स्टोर है पीडीएफ का, यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको देख लीजिए भारतीय सेना में नर्सिंग, ठीक है, टेक्निकल, सभी के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। आपको जिस भी टाइप का पीडीएफ चाहिए वो आप यहाँ पर सर्च करेंगे, सर्च करते ही आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मूल्य आप पे कीजिएगा और याद रखें यहाँ पर जब पीडीएफ खरीदें तो अपनी ईमेल आईडी सही दें। यदि आप सही ईमेल आईडी दोगे तो फिर पीडीएफ के डाउनलोड के लिंक जो है वह आपके ईमेल आईडी पे आएगा और फिर आप आसानी से उस चीज को डाउनलोड कर पाओगे। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत होती है तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा नंबर जो है नीचे दिया गया है, आप देख सकते हो, ये रहा 7979946092। आप हमें व्हाट्सएप करोगे, कॉल अलाउड नहीं है। व्हाट्सएप करें या फिर आप studyandupdates@gmail.com इस पे कांटेक्ट करें। किसी प्रकार की दिक्कत होगी आपकी सुनवाई की जाएगी और आपको पूर्ण मदद किया जाएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हमारे दूसरे पार्ट की तरफ जो कि हमारा जनरल साइंस। हमारा पहला क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत प्रभाव बल की इकाई क्या है? तो आपकी विद्युत बल प्रभाव की इकाई होती है वोल्ट। अच्छा, ये ईएमएफ होता क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता क्या है? इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय ईदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये एक तरीके का ऐसा पोटेंशियल होता है, मतलब एक तरीके से ऐसा वोल्टेज होता है जो आप केमिकल सेल के द्वारा या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज के द्वारा भी प्रोड्यूस कर सकते हो। ये उसको बोलते हैं ईएमएफ और इसको हम मापते किसमें है, वोल्ट में। तो इसका उत्तर क्या है आपका डी, वोल्ट। आइए बढ़ते हैं हमारे 22वें क्वेश्चन जो कि हमारा साउंड वेव्स आर। साउंड वेव्स क्या होती हैं, ध्वनि तरंगें क्या होती हैं? तो आपकी साउंड वेव है वो होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अच्छा, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं ये वो वेव्स होती हैं जिनको कोई मीडियम चाहिए होता है। साउंड वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, तभी अगर आप स्पेस में जाओगे, जैसे आप मून चले गए, तो वहां पे आपको आपकी आवाज सुनाई या किसी सामने की आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वहां पे कोई मीडियम ही नहीं होता है और साउंड हमेशा मीडियम में ट्रेवल करती है। तो जो आपका साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल है। अगर बात करी जाए ट्रांसफर वेव, तो वो ये होती है जो बिना मीडियम के ट्रेवल कर सकती है, जैसे लाइट किसी भी मीडियम में ट्रेवल कर लेती है बिना मीडियम के भी, तो वो ट्रांसफर वेव होती है। तो इसका उत्तर है आपका ए, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आइए बढ़ते हैं हमारे 23वें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा व्हेन अ वेव ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर द क्वांटिटी व्हिच विल नॉट चेंज। अगर मैं वेव को एक मीडियम से दूसरे मीडियम, जैसे मान लो पानी और एयर दो अलग अलग मीडियम हो गए, अगर मैं ट्रेवल करवाता हूँ तो इनमें से ऐसा क्या है जो नहीं बदलेगा? तो वो है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, एम्पलीट्यूड, स्पीड, वेवलेंथ तीनों चीज बदल जाएगी, बट फ्रीक्वेंसी हमेशा हर एक मीडियम में सेम रहती है। तो इसका उत्तर है आपका सी, फ्रीक्वेंसी। आइए बढ़ते हैं हमारे 24वें क्वेश्चन तरफ जो कि है हमारा द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो हमें आकाश नीला, जो स्काई हमारा वो ब्लू इसलिए दिखता है क्योंकि जो आपका स्काई है वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। मतलब जो लाइट जब स्कैटर करता है, लाइट जब टूटता है या बढ़ता है तो वो हर दिशा में बढ़ता है, लाइट स्कैटर करता है। और जो आपका ब्लू कलर है वो सबसे ज्यादा स्कैटर करता है बाकी रंग के मुकाबले, इसलिए आपको जो स्काई है वो ब्लू दिखता है। तो क्या यहाँ ऑप्शन में एक बार भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट लिखा है? नहीं लिखा, तो इसका मतलब इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 25वें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा एट व्हाट टेम्परेचर फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स आर इक्वल। ये तो आपने करा हुआ है, हमने जो प्रैक्टिस एट 1 किया था उसमें सेम टू सेम ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने आपको तरीके से कराया था विद इसका फॉर्मूला भी बता के। तो ये आपको मैं होमवर्क छोड़ता हूँ, या तो आपने वो वीडियो देखी हो तो इसका उत्तर आप मुझे कमेंट करिए, नहीं देखी हो तो आप इसे तो कमेंट कर सकते हैं और इसको दोबारा जाके वहां पे देखिए कि मैंने कैसे समझाया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे है, इसका आंसर आप मुझे प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तो आइए बढ़ते हैं हमारे 26वें क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा इफ द एटम ऑफ सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11 व्हाट इज इट्स मास। मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, उसका एटॉमिक नंबर है 11, हमें निकालना है एटॉमिक मास। अच्छा, आपको ये पता है कि एटॉमिक मास किसके इक्वल होता है? तो मैं बता देता हूं, अगर किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वही उसके प्रोटॉन्स भी होते हैं, वही उसके इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और जो एटॉमिक मास होता है वो होता है आपके प्रोटॉन्स प्लस में न्यूट्रॉन्स। तो जो आपका सोडियम है उसके जो अगर मैं न्यूट्रॉन्स की बात करूं तो उसके न्यूट्रॉन्स होते हैं 12। अब एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11 जमा 12 मतलब में 23। तो इसका आंसर क्या है आपका डी, 23 इसका आंसर है, 23 होता है सोडियम का एटॉमिक मास। आइए बढ़ते हैं हमारे 27वें क्वेश्चन जो कि हमारा
विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स ऑल्टर द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इनमें से कौन सा पदार्थ है जो प्रतिक्रिया की दर को बदलता है। तो कुल इस तरीके के आपके पास 4 फैक्टर होते हैं। वो 4 क्या क्या हैं? एक होता है फिजिकल स्टेट, दूसरा होता है सरफेस एरिया, तीसरा होता है टेम्परेचर और चौथा होता है प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे है? वो है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो ऑल्टर करता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। इसका उत्तर है आपका सी, कैटलिस्ट। आइए बढ़ते हैं हमारे 28वां क्वेश्चन जो कि है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड, इनमें से कौन सा एसिड है। तो आपको साफ साफ पता होना चाहिए HCl आपका एसिड है। HCl माने हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaCl क्या है आपका? NaCl है सोडियम क्लोराइड, ये तो आपका सॉल्ट होता है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी आपका एक बेस है। तो बचा क्या? B। HCl आपका एक एसिड है जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आइए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर जो कि है हमारा 29वां क्वेश्चन। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मस्ट कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या चीज हो सकती है। तो होता तो उसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन, सब कुछ होता है। तो मुख्यतः रूप में उसके अंदर कार्बन पाया जाता है। तो इसका उत्तर है आपका ए, कार्बन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न तरफ जो कि हमारा 30वां, वो है हमारा द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के अंदर क्या क्या मुख्य घटक है। तो वैसे तो स्टेनलेस स्टील के अंदर आयरन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकल भी होता है, कार्बन भी होता है। बट अगर बात की जाए सबसे ज्यादा मुख्य, सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा प्रेजेंट होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में आपको प्रेजेंट होता है Fe मतलब आयरन। तो इसका उत्तर है आपका ए, आयरन सबसे ज्यादा होता है स्टेनलेस स्टील में। आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 31वें क्वेश्चन जो कि है हमारा विच इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी बोन कौन सी होती है, सबसे बड़ी बोन? तो इसका उत्तर है हमारा फीमर। जांग की जो हड्डी होती है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है, ये ह्यूमन थाई के पास पाई जाती है। सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी भी यही होती है। इसका उत्तर क्या है आपका? बी, फीमर। आइए बढ़ते हैं हमारे 32वें क्वेश्चन जो कि हमारा प्रोटीन इज डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी इन, जो ह्यूमन बॉडी में प्रोटीन होता है वो कहाँ डाइजेस्ट करता है। तो प्रोटीन तो वैसे तो हमारे स्टमक में भी डाइजेस्ट करता है, थोड़ा माउथ में भी करता है, बट 95 से 98% प्रोटीन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट करता है। तो इसका उत्तर क्या है आपका? ए, छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका प्रोटीन डाइजेस्ट करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन जो कि हमारा एनिमल किंगडम इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सब किंगडम। ठीक, एनिमल किंगडम को कितने सब किंगडम में बांटा गया है। तो इसका उत्तर है आपका 2। वो दो कौन कौन से हैं? वो दो हैं आपके पैराजोआ और यूमेटाजोआ। तो जो हमारा एनिमल किंगडम है उसको हम दो में बांट सकते हैं, वो है आपके पैराजोआ और यूटेमेजोआ। इसका उत्तर है आपका बी, 2। आगे बढ़ते हैं हमारे 34वें क्वेश्चन जो कि है हमारा एड्स इफेक्ट। एड्स किसको प्रभावित करता है? हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, इम्यून सिस्टम को या रेस्पिरेटरी सिस्टम को। हमारा एड्स है वो हमारे इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है। इम्यून सिस्टम क्या होता है? अगर हमारा एड्स होने के बाद हमारी ना इम्यून सिस्टम होता है वो वीक होना शुरू हो जाता है, मतलब हम कोई चीज समझ नहीं पाते, सही से सुन नहीं पाते, हमारा जो ब्रेन होता है सही से कंट्रोल नहीं कर पाते इन चीजों को। इसका उत्तर है आपका सी, इम्यून सिस्टम। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हमारे 35वें क्वेश्चन जो कि हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी। वैसे तो विटामिन सी आपको इन सब चीजों को खाने से मिलता है, लेकिन अगर मैं रिचेस्ट सोर्स की बात कर जाऊं तो उसका उत्तर है आपका गवावा, अमरूद। अमरूद खाने से सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलता है। इसका उत्तर है आपका सी, अमरूद। ठीक है, यह हमारा पार्ट 2 जनरल साइंस खत्म होता है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 3 मैथमेटिक्स। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन मतलब 36 क्वेश्चन जो है हमारा 16.03 मल्टीप्लाई 1000। तो इसमें क्या, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 1603 आगे में 30 और 2 से पहले पॉइंट, तो इसका उत्तर हो गया आपका 16030। तो इसका उत्तर है आपका ए, 16030 इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 37 क्वेश्चन तरफ जो कि हमारा अ मोटरसाइकिल वाज बाउट फॉर Rs रुपीज 950 एंड वाज सोल्ड फॉर Rs 1350 देन फाइंड गेन परसेंट। अगर आप मेरे सारे प्रैक्टिस सेट देखते आ रहे हैं तो आपको समझ गए होंगे कि इसको कैसे करा जाता है। करने का सबसे पहले आसान तरीका, जो आपको दिया गया है उसको लिख लीजिए, ऐसे कराया जाता है। तो जो सीपी है वो है हमारे पास 950, ठीक, एसपी है हमारे पास 1350। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एसपी माइनस सीपी से, तो वो निकला आपका 1350 माइनस में 950, क्या बना? वो बना आपका 400। ठीक, बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की, वो होता है आपका प्रॉफिट बट्टे पे सीपी इंटू पे 100। ठीक, प्रॉफिट आपका 400, सीपी है आपका 950, गुने पे है आपका 100। एक जीरो से एक जीरो काटा, 19 पंचे 95, 5 दूनी 10, क्या बना?
ये बना आपका 800 बट्टे पे 19, अगर आप डिवाइड करते हो तो आपका आंसर आएगा 42.10। इसका उत्तर क्या है आपका डी 42.10%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 38वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 25 डिवाइड बाई 5 ऑफ 5। तो क्या कहना चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि 25 बट्टे पे 5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई बाय पे 5, 5 से 5 काटा तो क्या बचा आपके सामने 25। तो इसका उत्तर क्या है आपका बी 25 इसका उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 39वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 268, इसका आपको निकालना है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन निकालने का आपका एक होता है, एक तरीके से मैं बोलूंगा उसको, ये होता है आपका एक फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं इसको, ऐसे निकालते हैं 2 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 24 टू द पावर कितनी टर्म है, टोटल 4 टर्म है तो 1/4। ठीक है, कुछ तरीके से होता है। अगर मैं तोड़ता हूं तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 इंटू 3 इंटू में 2 और इसको बोल सकता हूं मैं 2 इंटू में 3, मतलब कुछ इस तरीके से मैं बांट सकता हूं। तो अगर मैं बनाऊंगा तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा मेरा कुछ इस तरीके से, यहाँ मेरा बनेगा 2 की पावर 3, 3 6 2 8। ठीक, तो यहाँ पे 2 की जो पावर बनी वो बनी आपकी 8। इसी तरीके से 3 की पावर जो बनेगी वो बनेगी 2, होल ब्रैकेट में है पावर 1/4। तो अगर मैं सॉल्व करता हूं इसको तो 2 8 गुना 1/4 गुने में 3 की पावर 2 गुने पे 1/4। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर मिलेगा 2 की पावर 2 गुने में 3 की पावर 1/2। तो इसको आप लिख सकते हो 2 दूनी 4√3। अब 4√3 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको आप एक चीज और बोल सकते हो, ये होता है √48 के इक्वल। तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या है आपका बी √48 आपका ज्योमेट्रिक मीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 40वें क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 7 ए बी इज इक्वल टू 10 a माइनस बी आपको निकालना है। ठीक है, तो आसान सा है बट थोड़ा सा इसमें हम लेंथी प्रोसेस यूज कर रहे हैं जो जल्दी आपको समझ में आएगा। तो कैसे, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने पहले करता हूँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का मैं फॉर्मूला लगाता हूँ। वो आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab होता है। ठीक है जी, a प्लस बी आपको पता है, हाँ जी पता है, वो है आपका 7 का स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पता, 2ab पता है, तो 2 इंटू में 10, ये हो गया आपका 49 माइनस में 20 इज इक्वल टू में आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 29। ठीक है, अब मैंने इसको क्यों निकाला मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं लगाने जा रहा हूँ a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, हमें यही तो निकालना है कुछ, तो वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल, तो हमें निकालना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होता है 29 माइनस में 2 इंटू में 10, तो ये आपका आया 29 माइनस में 20, तो ये बना आपका रूट में 9, किसकी वैल्यू a माइनस बी की वैल्यू। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई आपकी 3। तो इसका उत्तर क्या है आपका डी 3 इसका उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 41 क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा 125 का स्क्वायर और अंडर रूट पे 3 है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, हम इसको ऐसे करते हैं 125 जो बाहर होता है रूट के उसको हम अपॉन पे ले आते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये 5 की पावर 3 गुने में 2 की पावर 3, 3 से 3 कटा तो आंसर आया 5 की पावर 2, मतलब इसका आंसर है आपका 25। तो इसका उत्तर है आपका सी 25 इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 42 क्वेश्चन तरफ, जो कि हमारा द सम ऑफ एजेस ऑफ अ फादर एंड सन इज 60 ईयर्स। मतलब अगर आप फादर की एज को और सन की एज को ऐड करते हो तो 60 साल बनेगा। 5 साल पहले जो फादर था वो अपने बेटे की एज से 4 टाइम्स था। तो आपको क्या करना है, हमें निकालना है दोनों की परसेंटेज। तो इसको करने के आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको सिंगल वेरिएबल में कर लो या तो आप इसको दो वेरिएबल में कर लो। तो मैं आपको दो वेरिएबल समझाता हूँ इसको, क्योंकि मैंने इसी क्वेश्चन आपको लास्ट सेट में सिंगल वेरिएबल में कराया था। तो आज मैं आपको इसको दो वेरिएबल में कराया था ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि टू वेरिएबल में कैसे करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं फादर की एज को लेट करता हूँ x से और सन की एज को लेट करता हूँ y से। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। यहाँ मेरा ये पहला इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, इसी तरीके से 5 साल पहले मतलब x माइनस 5 और यहाँ पे हमारा y माइनस 5। ठीक है,
क्या कहना चाह रहा है, 5 साल पहले जो आपके फादर थे वो आपके बेटे की एज से 4 गुना थे, मतलब कुछ इस तरीके से। तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, वो मुझे कुछ ऐसे मिलेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 4y माइनस में 20। सॉल्व करने पर x माइनस 4y इज इक्वल टू में माइनस का 15। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं। मैं यहाँ पे मेथड जो लगाने जा रहा हूँ उसको आप बोलते हो एलिमिनेशन मेथड। करने के कई तरीके हैं, बट जो सबसे आसान होता है मैं वही लगा रहा हूँ, वो है आपका एलिमिनेशन। कटिंग करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 5y इज इक्वल टू में 45। इससे y की वैल्यू हो गई 15 ईयर्स। अगर मैं y पुट करता हूँ x में तो x की वैल्यू है 60 माइनस 15, तो x की वैल्यू हो गई 45 ईयर्स। तो आंसर क्या है हमारा, कौन सा ऑप्शन मैच करता है, वो मैच करता है हमारा सी वाले से, 15 ईयर 45 ईयर्स। ठीक है, तो इसका उत्तर है हमारा सी, 15 ईयर्स एंड 45 ईयर्स। तो आगे हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, जो कि हमारा 43 क्वेश्चन, वो क्या है, log 13 प्लस log 1/13 की वैल्यू। तो जो log 13 की वैल्यू होती है वो लगभग होती है 1.11 के, और जो log 1/13 की वैल्यू होती है वो होती है माइनस में 1.11 के। तो अगर 1.11 से आप माइनस 1.11 करो तो इसका आंसर आएगा आपका 0। इसका आंसर क्या है आपका ए, 0 इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे 44 क्वेश्चन, जो कि हमारा इन अ ट्रेपीजियम वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स। अगर बात करी जाए समलम की, समलम कैसा दिखता है, समलम कुछ इस तरीके का दिखता है। समलम तभी बनता है जब उसका कोई एक पेयर पैरेलल हो। तो उसमें कौन सा पेयर दिख रहा है, ये हमें पैरेलल दिख रहा है, और एक पेयर नॉन पैरेलल होता है। उसका आंसर क्या है, उसका एक पेयर क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। तो इसका उत्तर है आपका सी, पैरेलल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 45वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर। अच्छा, टेंजेंट्स क्या होते हैं, स्पर्शिका क्या होती है। जैसे ये आपका एक सर्कल है, तो ऐसे अगर एक कोई पॉइंट से बाहर आ रहे हैं तो ये दोनों आपके टेंजेंट्स होते हैं। जो टेंजेंट्स है, जैसे मैं नाम देता हूँ, ये ए है, ये एक ओ है, ये बी है। तो एओ और जो आपका ओ बी है वो हमेशा इक्वल होता है। तो टेंजेंट्स क्या होते हैं, हमेशा इक्वल। तो इसका उत्तर है आपका ए, इक्वल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हमारे 46वें क्वेश्चन तरफ, जो है हमारा पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। एल एम आपका मिड पॉइंट है क्यू आर और पी एस का, और ओ है पॉइंट एल एम पे। तो हमें प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर से क्या बराबर होगा। तो हम चेक करके देखते हैं। तो इसको भी करने के लिए सबसे आसान तो एक पी क्यू आर एस आप एक पैरेललोग्राम बना लो। वो मैंने बना दिया। ठीक, कुछ इसी तरीके से नाम दे दो, पी क्यू आर एस। ठीक है, फिर बोला है एल जो है वो क्यू आर का पॉइंट है, मिड पॉइंट, और जो ये है वो आपका पी एस का मिड पॉइंट। तो ऐसे कुछ बना लो, वो बन गया आपका एल, ये बन गया आपका एम। ओ आपका कहीं एक पॉइंट है यहाँ पे। तो ये कहता है कि आप ये बताओ, ट्रायंगल बना है पीओक्यू, वो किसके इक्वल होगा, या ओपीक्यू। तो वो होगा आपके 1/4 ऑफ पैरेललोग्राम के, क्योंकि अगर मैं बनाना चाहूंगा तो इस तरीके से ऐसे यहाँ पे 4 इक्वल एरिया के ट्रायंगल निकलेंगे। तो अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो ये 1/4 के इक्वल होगा। तो इसका उत्तर है आपका बी, 1/4 ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हमारे 47वें क्वेश्चन तरफ, जो है कि हमारा A and B are two fixed points in a plane. If P is moving point in the plane such that P is equal to PB. तो अगर ये क्वेश्चन है तो इसके लिए हम एक फिगर बना के दिखाता हूँ आपको। वो कुछ ऐसा कहना चाह रहा है कि जैसे ए बी एक लाइन है, ठीक है जी, तो P एक पॉइंट है जो मूव कर रहा है। तो वो कुछ इस तरीके से मैं कह सकता हूँ। तो अगर मैं बोलूं तो यहाँ इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा ये AP बराबर PB है, तो इसका उत्तर है आपका डी, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ पी द ट्रायंगल पीएबी आइसोसेलेस रहेगा हमेशा। तो इसका उत्तर है आपका डी, पीएबी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हमारे 48वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा इट वाज संडे ऑन जनवरी 1 2006। आपको जनवरी 1 2010 बताना है। अगर 2006 में संडे है तो 2007 में ये आपका मंडे होगा, 2008 में ये आपका ट्यूसडे होगा, बट 2009 में ये वेडनेसडे नहीं होगा, ये थर्सडे होगा। क्यों थर्सडे होगा, क्योंकि 2008 आपका एक लीप ईयर था, यहाँ पे एक दिन बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से 2010 में क्या होगा, ये आपका एक फ्राइडे होगा। इसका उत्तर क्या है आपका सी, फ्राइडे। ठीक है, ये ट्रिक के तरीके से हर साल एक ही डेट आगे बढ़ती है, मगर अगर लीप ईयर आ गया तो वो 2 बढ़ जाता है। ठीक है जी, तो इसका उत्तर है आपका सी, फ्राइडे। आगे बढ़ते हैं हमारे 49वें क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा इफ डी ई एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी सी ए एंड ए बी ऑफ ट्रायंगल एबीसी।
हमें बताना है कि जो DEF बनेगा वो क्या है। तो इसको भी करने के लिए मैं आपको फिगर के रूप में समझा देता हूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा। एक ABC नाम का ट्रायंगल है, D पॉइंट है BC का, E पॉइंट है AC का और F पॉइंट है AB का। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है, कुछ इसी तरीके से। तो मुझे बताना है DEF क्या है। तो अगर सही से देखूंगा तो जो DEF है वो आपका सेंट्रॉइड है ट्रायंगल ABC का। तो इसका उत्तर है आपका B, सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC में लाई करता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन तरफ, जो कि है हमारा 50वां क्वेश्चन। ठीक है जी, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा कहता है A can do a piece of work in 24 days, B is 60% more efficient than A। A किसी काम करने में 24 दिन लगाता है और B उसे 60% जल्दी करके देता है काम। हमें बताना है B को कितने दिन लगेंगे। तो हमें काम करके देख लेते हैं, सिंपल है, 60% ऑफ 24 निकाल लेते हैं, एक बार देखते हैं क्या आता है। 60% अगर मैं 24 निकालता हूं तो वो आता है लगभग कटिंग करके तो 12/5, तो 12 छिक्के 72/5। तो इसका आंसर मतलब लमसम 14 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। तो 14 पॉइंट समथिंग मतलब 14 दिन से ऊपर हो गया। तो इसका उत्तर क्या है आपका, इसका उत्तर है आपका 15, बी 15 इसका आंसर है। तो यहाँ हमारा इंडियन सोल्जर ट्रेड्समैन का प्रैक्टिस सेट 4 होता है खत्म। अगर आप PDF में इंटरेस्टेड हैं या आप PDF लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इसके ऊपर कोई भी प्रश्न आता है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार। दोस्तों, आप सभी की सुविधाओं का ख्याल रखते हुए स्टडी अपडेट्स का एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पे कुछ लिमिटेड लोग ही जुड़ पाते हैं, वहां पर ज्यादा बच्चे नहीं जुड़ पाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, बच्चे कमेंट करते हैं। इसलिए एक फेसबुक ग्रुप बना दिया गया है जो कि स्टडी अपडेट्स के नाम पे है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है। ठीक है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो यहाँ पर डाल दी जाती है ताकि आपको हर एक न्यूज मिल सके, एक भी मिस ना हो। क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर आपके इस सेट का नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला, तो उन्हीं सब वजह से यह बनाया गया है ताकि आप लोग प्रत्येक चीजों का नोटिफिकेशन ले सकें। जो भी सेट डाली जाती है, जो भी जॉब्स आते हैं, ठीक है, मोटिवेशनल चीजें होती हैं, वो सभी आपको इस ग्रुप में दे दिया जाता है ताकि आप अपडेटेड रहें और प्रत्येक चीज को आसानी से प्राप्त कर सके। इसकी विशेषता क्या है ग्रुप की, यदि आप प्रैक्टिस सेट्स ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट्स डाला गया है वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप जाकर आसानी से उसके PDF डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, यदि जीके से रिलेटेड कोई चीज डाली जाती है, जीके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सभी चीजों का आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीकों से यहाँ से आप PDF के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो, वीडियो के लिंक भी प्राप्त कर सकते हो और वीडियोज को आसानी से देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि फेसबुक ग्रुप पे आके जुड़िए, बहुत ही बेहतर होता है, सभी को एक बार में नोटिफिकेशन चली जाती है। ठीक है, तो जो ज्वाइन होना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां पर जाकर आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप लिंक पे क्लिक करोगे हमें रिक्वेस्ट आएगा, हम आपको अप्रूव कर दिया करेंगे और आप आसानी से ग्रुप में जुड़ जाओगे। ठीक है।